नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की। हमारे अतीत के नाम से यह बुक आती है। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 खत्म हो चुका है। आज हम अध्याय 3 देखेंगे और इसमें हम इसकी टेस्ट सीरीज आप लोग को देंगे। और ऐसे ही हो रहा है, लगातार टेस्ट सीरीज ही दी जा रही है। हर अध्याय से एक एक टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। और यह जो भी टेस्ट सीरीज होगी यह बहुत ही सारगर्भित और बोधगम्य होगी। अगर पूरी टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी पूरा का कवर होगा। मतलब अध्याय 1 से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सबको सॉल्व हुआ है। और फिर अध्याय 2 में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसका मैंने पूरी तरह से आपका समाधान किया है। और आज अध्याय 3 है, तो अध्याय 3 की टेस्ट सीरीज कुल 24 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने होगी, जिसमें अध्याय 3 आरंभिक नगर को कंप्लीट कराया जाएगा। यह आरंभिक नगर में क्या है? यह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही आरंभिक नगर हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, यह जो भी नगर हैं जो शुरुआत में मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, यही आरंभिक नगर हैं। और इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला हुआ विशाल अष्टानागार है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सब कुछ। तो आइए हम टेस्ट सीरीज को देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सूतकांगीडोर। तो कौन सबसे पहले खोजा गया आरंभिक नगर है? तो वह नगर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में पड़ता है। और यही सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर था, हड़प्पा नगर। इसीलिए इस पहली बार हड़प्पा ही खोजा गया था। इसीलिए इस सभ्यता में जितने भी नगर मिले सबको हड़प्पा सभ्यता का नगर कहते हैं। और इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। 80 वर्ष नहीं हुआ, लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए। 1921 में खोज हुई थी। वह 100 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। क्योंकि इस नगर को खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता का इमारत और चीज़ कहा जाता है। इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही हड़प्पा सभ्यता फली फूली। वही 4700 ईसा पूर्व, 4700 साल पहले। देखिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो हड़प्पा जो है पुरास्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब में है। पाकिस्तान के पंजाब में। तो चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो यह होगा विकल्प सी, पाकिस्तान के पंजाब में है। इसकी व्याख्या देखिए। लगभग 150 वर्ष पूर्व, 150 नहीं 170 वर्ष पूर्व, लगभग 1853 में जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो कुछ इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उस समय रेलवे लाइन जब बनाया जा रहा था तो कुछ ईंट मिले थे, ईंट पत्थर मिले थे, जहां से हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। बहुत बड़ी क्षति है पुरातत्व विभाग की। और यहाँ पर देखिए हजारों ईंट उखाड़ लिए गए थे, इसलिए कि अच्छे ईंट मिल जाए जिससे काम हो सके, रेलवे लाइन बिछाई जा सके। और ईंट के चक्कर में बहुत सारी सभ्यता, बहुत सारी इमारत नष्ट भी हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है यह पहचानना है। तो देखिए पहला देखिए ए, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। यह बात सही है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी देखिए, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तो यह भी सही है। सी देखिए, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला दुर्ग कहा। यह भी सही है, निचला नगर कहा, तो यह भी सही है। तो ए बी सी सही है। डी देखिए, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंट की बनाई गई थी। यह गलत है। जो दोनों हिस्से की जो चारदीवारी थी वह पक्की ईंट की बनाई गई थी, इसलिए विकल्प डी जो है यही गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रहीं, इसीलिए तो आज भी हैं
विशाल स्नानागार, अन्नागार के अवशेष आदि हैं, क्योंकि ईंटें बहुत ही अच्छी हैं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई भी की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला था, बहुत बड़ा बृहद स्नानागार से बोलते हैं, बहुत बड़ा स्नानागार था। तो उस स्नानागार की विशेषता बताई जा रही है, इसमें कौन सी विशेषता सटीक नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, ये कह रहा है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यह बात सही है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी देखिए, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यह भी है, विशाल स्नानागार की विशेषताओं में यह भी है। सी देखिए, इसके दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। विशाल स्नानागार के दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। यह भी सही है। डी देखिएगा, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये गलत है। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था, अगर उसमें पानी डालने की आवश्यकता होती थी तो स्नानागार के बगल में कुआं था और उस कुएं से पानी निकालकर स्नानागार में डाला जाता था। तो यही डी जो है गलत है। इसकी व्याख्या देखिए, कथन ए बी सी सही है परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद उसे खाली कर लिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। मतलब विशाल स्नानागार जरूर था, लेकिन किसी विशेष अवसर पर, विशेष उत्सव में ही इसमें स्नान किया जाता था। और इसमें जो पानी डाला जाता था वह कुएं से डाला जाता था, कुआं बगल में था, न कि सिंधु नदी से पानी लाया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। तो देखिए, ये बात सच है। अग्निकुंड के साथ कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। दोनों बातें सही हैं। दूसरा देखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह मिला है, अन्नागार मिला है जिसे कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, दोनों कथन इसमें सही हैं। तो सी देखिए, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिला है, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। अग्निकुंड के साथ लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो देखिए, अग्निकुंड जो मिला है वो लोथल और कालीबंगा से मिला है। जो भंडार गृह मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, वह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। और यहाँ पर मिट्टी के खिलौने की बात हो रही है, तो मिट्टी के खिलौने आमतौर पर बनमाली से मिले हैं। आगे जानकारी होगी, बनमाली से मिले हैं। बनमाली जो है हरियाणा में है, वहाँ मिट्टी के खिलौने मिले हैं, वहाँ मिट्टी का हल भी मिला है, बनवाली। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान पर हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, सिंध, पाकिस्तान बिल्कुल प्राप्त हुए हैं, गुजरात में भी प्राप्त हुए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। देखिए, 5 जगह पर हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं? तो नीचे दिए पुट का सही उत्तर का चयन करिए। तो 5 स्थान से मिले हैं, 1 2 3 4 5, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन पर देखिए, इन सभी स्थानों पर बहुत सारी पुरातत्विक सामग्री मिली हुई है और बहुत सारे स्थानों पर मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, और उस मिट्टी के बर्तन की विशेषता यह थी कि वह जो मिट्टी का बर्तन होता था, मृदभांड जो होता था, वह लाल रंग से रंगा गया था, लाल रंग से रंगा गया था, और उस पर चित्रकारी जो की गई थी, उस पर जो डिजाइनिंग की गई थी, वह काले रंग से की गई थी। तो यही कह रहा है, देखिए, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। मिट्टी जो बर्तन था वो लाल था, लेकिन काले रंग की डिजाइनिंग की गई थी। पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे, नाले बनाए जाते थे और जो सड़कों का निर्माण होता था वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, घर, नाले और सड़क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। तो ए बी सी डी चारों विकल्प आप लोग के सामने है। तो देखिए, ये देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे, ये बात सच है। जो हड़प्पा कालीन जो घर थे उनके बारे में बोल रहा है कि इन नगरों के जो घर थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे, तो यह बात सच है। बी देखिए, आधुनिक घरों में एक अलग स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी थे। सभी घरों में स्नानागार होता था, लेकिन कुछ संपन्न घर भी थे जहां पर स्नानागार के अलावा कुएं भी हुआ करते थे। तो बी ऑप्शन बी सही है। सी देखिएगा, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई हो सके। देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों में जो नाले हुआ करते थे, जो नालियाँ होती थीं, वह खुला नहीं होता था, उन पर ढक्कन लगाया जाता था। नालों पर जो नालियाँ होती थीं उनको ढका जाता था, उन पर ढक्कन लगाया जाता था ताकि, तो ये बात है सही। ये बात देखिए, इन नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, लेकिन यह बात गलत है। देखिए, सफाई तो होती थी लेकिन नालों को खुला नहीं रखा जाता था, उनको बंद रखा जाता था, उन पर ढक्कन चढ़ाया जाता था। तो सी ऑप्शन ही जो है वो गलत है। डी देखिए, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, यह सही है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए बी और डी सही है परंतु कथन सी गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। नाले ढके होते थे लेकिन जगह, जैसे मान लीजिए नाली है तो यहाँ पर जैसे ढक्कन होता था, लेकिन कहीं कहीं मेन होल होता था ताकि आसानी से सफाई भी की जा सके, इनके जरिए देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को, घर की जो नालियाँ होती थी उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था तथा बाद में सड़कों की नालियों को एक बड़ी नालों से जोड़ दिया जाता था, जैसा आधुनिक समय में होता है। नाली जो होती है नालों में मिल जाती है। देखिए, यहाँ के घरों की आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था, ये बात सच है। नगर में जो शासक वर्ग होता था वो नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, यह भी सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, यह भी सही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख वर्ग था वह व्यापारी ही था। तो तीनों बातें जो हैं सही हैं। तो ये पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है, 1 2 3 तीनों। तो देखिए विकल्प डी 1 2 3 तीनों। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारत की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। जो शासक वर्ग था वो नगरों की खास योजना बनाता था, नगर में नाली, सड़क आदि का निर्माण करता था और वही सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध भी था। ये शासक वर्ग लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु मंगाता था, बहुमूल्य पत्थर व अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी किया करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक जो होता था वो मुहर पर लिखता था। बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बहुत सारी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं जिन पर लिखा हुआ है, जिन पर चित्र बनाए गए हैं, जिन पर कुछ ऐसे अक्षर भी अंकित हैं। तो यह जो कार्य करता था यह लिपिक का काम था, लिपिक यह कार्य करता था। तो लिपिक मुहरों पर तो लिखते थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। शिल्पकार अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, और शिल्पकार जो होते थे वो घरों या उद्योग स्थल पर बड़ी कुछ तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। जैसा कि आपको बताया है कि बहुत सारी मृदभांड भी मिला करते थे, मिट्टी के बर्तन मिलते थे, मिट्टी के खिलौने मिलते थे, तो इसे शिल्पकार ही बनाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके जानते हैं। बाट आप जानते हैं कि सामान तोलने का जो
सामान जिससे तौला जाता है उसे बाट कहते हैं। तो हड़प्पा से कुछ ऐसे बाट भी मिले हैं, कुछ मनके मिले हैं, तो उनके कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह बात गलत है। जो बाट बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो यह बात गलत है, कथन एक वन जो है गलत है। क्यों? देखिए, मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग होता था, यह सही है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, केवल 2, मतलब विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, कथन 2 सही है परंतु कथन 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। जो बाट होते थे उनको मतलब बहुमूल्य चीज़ों को तौलने के लिए बनाया गया था बाट, और बाट जो होता था वो चर्ट पत्थर का था। मनके के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग होता था। कार्लिनियन पत्थर का जो प्रयोग होता था वह मनके के निर्माण के लिए होता था। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर आसानी से माला बनाई जा सके। तो जो बाट बनते थे वो चर्ट पत्थर से बनते थे, और जो मनके बनाए जाते थे वो कॉर्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, हड़प्पा का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्ति है, जिसमें एक कोई व्यक्ति है जो वस्त्र पहना हुआ है, एक कपड़ा पहना हुआ है, और कपड़े पर कढ़ाई की गई है। तो इस तरह से यही है कि हड़प्पाकालीन स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, पहला देखिए, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो हड़प्पा काल में जो सोने और चांदी होते थे, तो सोने और चांदी से गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। तो विकल्प जो 1 है वो सही है। 2 देखिए, तांबे और कांसे से केवल औजार एवं हथियार बनाए जाते थे। तो देखिए, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, यह भी सही है। तीसरा देखिए, मनके बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, यह भी सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। देखिए, इसकी व्याख्या देखिए, पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए, तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाए जाते थे, लेकिन गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे तांबे और कांसे से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मुहरें प्राप्त हुई हैं, और जो पत्थर की जो मुहरें होती थीं वह आयताकार और वर्गाकार दोनों होती थीं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर, देखिए आयताकार ही लिखा है, बल्कि वर्गाकार भी हुआ करती थी, लेकिन आयताकार ज़्यादा प्रचलन में था। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जानवर के चित्र थे, और कुछ अक्षर भी अंकित होते थे जो आज तक पढ़े नहीं गए। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। ये विशेषज्ञ खास चीज़ बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी आदि। अगला प्रश्न देखिएगा, इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न। अब जो अध्याय 3 है कक्षा 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक, जो हमारे अतीत का अध्याय 3 है, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। कुल 24 प्रश्न है दोस्तों, और आप जान लीजिए कि अगर आप पूरी तरह से
अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं या फिर बुक आप पढ़ते हैं और इस टेस्ट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम उस बुक को, उस अध्याय को पूरी तरह से निचोड़ कर एक टेस्ट सीरीज का रूप दे दिए हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो इस अध्याय को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यह पहला पार्ट है, क्योंकि इसमें 24 प्रश्न हैं, तो 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और 12 प्रश्न और बाकी रह जाएंगे। लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। सूती कपड़ा का जो अवशेष मिला है, टुकड़ा का अवशेष मिला है, वह मोहनजोदड़ो से मिला है। विकल्प बी, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूती वस्त्र के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो। वहीं से सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर क्लास 6 NCERT हमारे अतिथि के नाम से प्लेलिस्ट है। सब कुछ आप लोग को पूरा अध्यायवार सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारा लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आइए इस चैप्टर को ख़त्म कर ही देते हैं, भले ही लंबा हो जाए। कम से कम हर अध्याय का एक सॉलिड वीडियो बन जाना चाहिए, जिसमें आपको भटकना ना पड़े अन्य जगह। और देखिए पूरा का पूरा अगर NCERT आपको मैं कवर करा रहा हूँ, और यह जिस माध्यम से कवर करा रहा हूँ, यह टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है सारा सारा वीडियो, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज देखेंगे, अध्यायवार सारा टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, अगर पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो आपको NCERT की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें मैं खुद उन पुस्तकों के तथ्यों को एक टेस्ट सीरीज का रूप देकर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए कथन ए हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। तो यह बात सच है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। आर है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए मेहरगढ़ में कपास की जो खेती होती थी वो 7000 वर्ष पहले होती थी, 7000 वर्ष पहले से होती थी। और मेहरगढ़ में पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के, सिंधु घाटी सभ्यता के, इन सभी सभ्यताओं के स्थल प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ जो है यह आधुनिक बलूचिस्तान है, मतलब पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई एक दूसरे से संयोग नहीं है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब ये देखिए आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये विकल्प बी होगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं। अब मोहनजोदड़ो से कपास जो कपड़े के टुकड़े हैं, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और चांदी के फूलदान का ढक्कन भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो देखिए चांदी के फूलदान का ढक्कन, चांदी का ढक्कन मिला हुआ है, और तांबे की वस्तुएं भी मिली हुई हैं, और पक्की मिट्टी के खिलौने या बर्तन भी मिला हुआ है, और फेयंस से बनी तकलियां व सूत व कताई का काम संकेत देती हैं। फेयंस से बनी तकलियां भी मिली हुई हैं। यह सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे, जिसे मृदभांड कहा जाता है, तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो काले रंग के होते थे, और उनमें मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग से रंगे गए थे, लेकिन उसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। तो यही पूछ रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, मतलब विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो मिट्टी के बर्तन थे वह लाल रंग से रंगे गए थे, लेकिन जो डिजाइनिंग की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी।
अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब फेयंस क्या है, इस प्रश्न को अगर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा फेयंस क्या है। तो देखिए, इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मनका क्या होता है, मनका एक प्रकार का आभूषण होता था, जैसे आप माला जानते हैं ना, गले में पहना जाता था, उस तरह से ही कोई गले में पहनने वाली चीज़ होती थी। तो इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम ढंग से बनाया जाता था। फेयंस को कृत्रिम ढंग से बनाया जाता था, और उस फेयंस से क्या बनाया जाता था, मनके, चूड़ियाँ, बाले, जो लड़कियां कान में पहनती हैं, बाले और छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो देखिए, एक और दो दोनों सही है। तो ये पूछ रहा इसमें कौन सा कथन सही है, तो एक और दो दोनों सही है, मतलब विकल्प सी, एक व दो दोनों सही, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब फेयंस कैसे तैयार होता था, देखिए, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। इसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले व हल्के समुद्री हरे होते थे। तो देखिए, वो जो फेयंस बनाया जाता था, वो बालू और स्फटिक के जो टुकड़े होते थे, जो चूड़ होते थे, उनमें गोंद मिलाकर यह फेयंस बनाया जाता था। और इन फेयंस से जो भी सामग्रियां बनाई जाती थी, जैसे मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो इनमें जो रंग का उपयोग होता था बाहरी परत में, वह नीले और समुद्री हरे रंग का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, तांबा जो आयात होता था वह राजस्थान से आयात होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह से आयात होता था। सोना दक्षिण भारत से, मुख्यतः कर्नाटक से आयात होता था। और बहुमूल्य पत्थर जो आयात होता था, यह आपका गुजरात से। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात जो करते थे, वो राजस्थान के खेतड़ी के खान से करते थे तांबे का आयात। और तांबा ओमान से भी मंगाया जाता था, ओमान से भी आयात होता था। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। इस काल में टीन का आयात जो होता था वह अफगानिस्तान और ईरान से होता था। यहाँ सोने का आयात जो होता था वो कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो होता था वह गुजरात से होता था। ईरान और अफगानिस्तान से भी बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था, गुजरात से होता ही था, तथा ईरान और अफगानिस्तान से भी बहुमूल्य पत्थर का आयात हुआ करता था। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। तो देखिए, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, ये बात सच है। कृषक और चरवाहे जो होते थे हड़प्पा काल में, वह गांव में रहते थे। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, एक ही बात दोहरा दिया है, हालांकि दोनों सही है। चलिए सी देखिएगा, खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, और वह हल जो होता था वो लकड़ी का होता था। इसीलिए हल का कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। यह बात तय है कि वो हल होता था, इसलिए क्योंकि लेकिन जो हल होता था वो लकड़ी का होता था, और समय के साथ लकड़ियाँ गल गईं, खराब हो गई, आप जानते हैं, सड़कर खराब हो गई, इसलिए हल मिले नहीं है, लेकिन हल का प्रयोग होता था, और वो जो हल होता था वो लकड़ी का होता था। तो खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी सही है। डी देखिएगा, सभी हड़प्पा कालीन नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, यह सही नहीं है। सिंचाई के लिए जो पर्याप्त जल था वो वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, वर्षा बहुत कम होती थी। सिंचाई के लिए जो जल का प्रयोग होता था वह कुएं से होता था, या सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी से नहरें निकालकर उसका कार्य होता था। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिए। तो यही कथन डी जो है ये गलत है, यह सही नहीं है, डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों और लेखकों एवं दस्तकारों को देते थे। गाँव में जो होते थे कृषक और चरवाहे होते थे, और वही अपना जो खाद्य सामग्री होती थी वह
शासकों को, दस्तकारों को या नगर में जाकर सप्लाई करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे और इससे परिचित भी थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे बच नहीं पाए। हल के आकार की मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। देखिए, हल के आकार के जो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, इससे यह साबित होता है कि वह हल का प्रयोग करते थे। लेकिन जो हल का प्रयोग करते थे वो लकड़ी के होते थे, इसलिए लकड़ियाँ समय के साथ सड़ गल गईं। और जो यह मिट्टी के हल मिले हुए हैं, ये खिलौने के रूप में मिले हुए हैं। और यह जो मिले हुए हैं वो बनमाली से मिले हुए हैं। बनमाली जो है हड़प्पा कालीन नगर है जो हरियाणा में पड़ता है। अगला देखिए, इसमें देखिएगा, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः कथन डी जो है गलत है, ये कथन डी गलत था। देखिए, यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा। यहाँ पर जो सिंचाई के लिए लोग पानी का संचय करते थे और आवश्यकता पड़ने पर इससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो हड़प्पा कालीन नगर है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर, तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, और लोथल जो है वह साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा, उसके तट पर स्थित नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा कालीन एक महत्वपूर्ण नगर था धौलावीरा। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है और हड़प्पा सभ्यता का अगर देखा जाए तो यह चौथा बड़ा नगर है। तो यह धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में पड़ता है, और धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में पड़ता है। तो यही पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात में है, विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन जो है उपजाऊ होती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। देखिए, जो हड़प्पा कालीन जो भी नगर था, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, जितने भी नगर थे हड़प्पा कालीन, वह सभी 2 भाग में बटे थे, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग जो होता था दुर्ग कहलाता था, और निचला भाग जो होता था वो निचला नगर कहलाता था। जो ऊपरी भाग होता था वह छोटा होता था और निचला नगर जो होता था बड़ा होता था। इस तरह से हड़प्पा कालीन जितने भी नगर थे वह 2 भाग में विभक्त थे, लेकिन हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा जो था वह 3 भागों में बटा था। तो यही कह रहा है, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था जो 3 भागों में बटा था? तो वह था धौलावीरा, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भाग में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। देखिए, तो हड़प्पा कालीन जो नगर था धौलावीरा वह 3 भागों में विभक्त था, और हड़प्पा कालीन जितने भी नगर थे वह चारों तरफ से चार दीवारी बनाई गई थी, ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो देखिए, आप लोगों ने अशोक का शिलालेख देखा होगा, अशोक के शिलालेख के बारे में जानकारी होगी। ऐसा ही एक शिलालेख, ऐसा ही एक अभिलेख कह सकते हैं, ऐसा ही एक अभिलेख हड़प्पा काल में भी था, और वह अभिलेख कहाँ पाया गया है? वह अभिलेख पाया गया है धौलावीरा में। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा में एक ऐसा अभिलेख पाया गया है जो पत्थरों पर उत्कीर्ण है, पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। धौलावीरा में यह अभिलेख पाया गया है। तो देखिए, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और यह जो अभिलेख थे उनको लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। मतलब हड़प्पा के जो लेख पाए गए हैं वो मुहरों पर पाए गए हैं, मुहर जैसे मुद्राओं पर पाए गए हैं, जहाँ कहीं कहीं चित्र बना हुआ है, कहीं कहीं अक्षर लिखे गए हैं। लेकिन एक अलग यह तथ्य है कि धौलावीरा में एक ऐसा अभिलेख पाया गया है जहाँ बहुत बड़ा पत्थर है और उस पर बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ है।
हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा का जो लोथल नगर है वह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो विकल्प डी जो है वह सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह जो नगर था ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था यह। अगला प्रश्न देखिएगा, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आप लोग को। तो देखिए, यह गुजरात में माही नदी किनारे बसा था, यह बात गलत है। देखिए लोथल नगर जो है गुजरात में है। गुजरात में साबरमती नदी के सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर बसा है। तो यह कथन ये जो है गलत है। बी, यहाँ यह एक बड़ा बंदरगाह है। बिल्कुल, लोथल जो है एक बड़ा बंदरगाह है। लोथल में एक बंदरगाह भी मिला है, लोथल में भंडार गृह भी मिला है, लोथल में मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। तो यह सारी चीज़ें लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ एक बड़ा बंदरगाह है, यह मिला है। देखिए सी, इस नगर में भंडार गृह भी था, यह भी सही है। डी देखिए, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो देखिए बी, सी, डी तीनों सही है, ये गलत है इसमें। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन ए गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा के तट पर उपस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल उतारा चढ़ाया जाता था। यहाँ एक भंडारगृह भी प्राप्त हुआ है। देखिए भंडारगृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीन जगह प्राप्त हुए हैं भंडारगृह, जिसे आप अन्नागार बोलते हैं। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन भी मिले हैं। देखिए यहाँ पर एक इमारत मिली हुई है मोहनजोदड़ो लोथल में, जहाँ मनके बनाने का काम होता था। अब मनके बनाने का काम दो जगह होता था, लोथल में और चनूदड़ो में। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए आप। देखिए कथन एक है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। यह बात सच है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा क्या है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता है। ये बात गलत है, मुहरबंदी का अभिप्राय कुछ और है। तो यही कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। जहां माल सप्लाई होता था, आयात निर्यात का काम होता था, उससे संबंधित है मुहर। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी और मुद्रांकन कहते हैं। अमर छाप, अगर छाप टूटी हुई, मतलब सील, आप जानते हैं सील कर दिया जाता था, अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो यही मुहर और मुहरबंदी यही है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित है? तो देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो नदियों का सूखना, बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह तर्क है, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तीनों जो तर्क हैं ये तीनों तर्क दिए गए हैं, इसलिए तीनों कथन सही है। पूछ रहा है कि इसमें सही उत्तर का चयन करिए, तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया था, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लास्ट में, अंतिम चरण में नगरों का विनाश प्रारंभ हो गया था। इस हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना,
ईंट पकने के लिए ईंधन की जरूरत और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण शामिल किया गया है। अलग अलग सबका मत है, तो यह सब शामिल है। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध, पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व व दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर बस गए। तो यह सब सारी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस तरह से पूरा अध्याय, हर अध्याय की टेस्ट सीरीज हम लाएंगे। अगर हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपका कवर होगा सार्वजनिक तरीके से और 100% कवर होगा। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, IAS पाठशाला फेसबुक ग्रुप। तथा अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, यूपी टेट, सी टेट, TGT, PGT, PRT नेट की परीक्षा के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कोई भी सार्वजनिक नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और सबसे अंतिम सूचना, अगर आप UPSC या UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC का संपूर्ण सार्वजनिक मटेरियल चाहते हैं प्री से लेकर मेंस तक, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।